हेलो और नमस्कार आप सभी छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को, साथियों को। अम, मैं हूँ विनीता और इस वीडियो में हम एचआर पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ किताब से छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास के प्रश्न करेंगे। और आज का जो हमारा भाग होगा कलचुरी वंश, है ना। कलचुरी वंश से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में, वो सारे प्रश्न हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कलचुरी वंश के ऐतिहासिकता से संबंधित पूछे गए प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्नलिखित में से किस स्थान के थे? तो इसका उत्तर है माहिष्मती। माहिष्मती से बिलोंग करते थे ये। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कलचुरी राजवंश प्राचीन राजवंशों में से एक है। कलचुरी नरेश माहिष्मान ने माहिष्मती नगर बसाया, ठीक है, जो बाद में त्रिपुरी कहलाया। इसी त्रिपुरी राजवंश के की एक कलचुरी शाखा ने कालांतर में छत्तीसगढ़ में अपना शासन स्थापित किया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। एक कलचुरी नरेश ने कोसल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। कलचुरी शासक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग। अगला देखते हैं। कोकल प्रथम के पुत्र शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र को अपना अधिकार स्थापित किया, जिसे 1950 में सोमवंशी शासकों ने अपने अधिकार में ले लिया। कालांतर में त्रिपुरी के शासक लक्ष्मण राज ने अपने पुत्र कलिंग राज के नेतृत्व में सेना भेजकर यहाँ कलचुरियों की वास्तविक सत्ता स्थापित की, जो त्रिपुरी की लहुरी शाखा के शासक थे। तो कलिंग राज जो थे, ये लक्ष्मण राज के सुपुत्र थे। ठीक है, तो ये व्याख्या आप याद रखिएगा। त्रिपुरी की लहुरी शाखा, इससे प्रश्न बनते हैं, तो ये सेंटेंस भी आप याद रखिए। प्रश्न देखते हैं। कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की? इसका उत्तर है लहुरी शाखा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? तो कलचुरी राजवंश की स्थापना कोकल ने की थी। इसका उत्तर है कोकल। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राजा के बाद है राजवंश को उसका नाम दिया गया था? तो है राजवंश को उसका नाम दिया गया था यदु है। उत्तर है यदु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से किसने प्रतिहार राजा भोज को हराया था? इसका उत्तर है कोकल देव प्रथम। तो कोकल देव प्रथम जो है, ये प्रतिहार राजा भोज को हराया था। राजा भोज भोपाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज के छत्तीसगढ़ पर 10वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राजपूत परिवार का शासन था, जिन्होंने खुद को क्या कहा? इसका उत्तर है वंश। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 850 से 890 ईस्वी में के दौरान कलचुरी वंश के अंतर्गत रतनपुर शाखा के पहले शासक थे? तो रतनपुर शाखा के पहले शासक जो बने, वो कोकल बने। ठीक है, प्रश्न फिर से रिपीट करती हूँ, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन 850 से 890 ईस्वी के दौरान कलचुरी वंश के अंतर्गत रतनपुर शाखा के
पहले शासक थे 850 से 890। ठीक है, इसका उत्तर है कोकल। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में स्थित चेदी साम्राज्य को और किस नाम से जाना जाता था? चेदी साम्राज्य को और किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर है कलचुरी। अगला देखते हैं। किस है राजा के नाम पर नर्मदा के किनारे पर स्थित है राजधानी थी जिसे माहिष्मती के नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर है माहिष्मान। माहिष्मान को माहिष्मती के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हम देखेंगे शासकों के क्रम से पूछे गए प्रश्न, जैसे उनका कालक्रम है शासकों का, उससे संबंधित प्रश्न है। तो चलिए हम देखते हैं। अच्छा, अभी जो हम देख रहे हैं ये रतनपुर के कलचुरी शासक हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम रायपुर के कलचुरी भी देखेंगे। प्रश्न है, कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। तो इनका कालक्रम हमको मैच करना है, मिलाना है, जमाना है। ठीक है, चलिए जमाते हैं। तो पहले नंबर पे हमको मिल जाएंगे इस प्रश्न के आधार पर, पहले नंबर पे कमलराज, दूसरे नंबर पे रत्नराज प्रथम जिसको रत्नदेव भी कहते हैं, तीसरे नंबर पे हमको मिलेंगे जाजलदेव प्रथम, फिर हमको चौथे नंबर पे मिलेंगे जगदेव। तो इस प्रश्न के आधार पर 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे उनका शासन काल दिया हुआ है। कमल राज जो थे वो कलिंग राज के बाद इनका शासन काल स्टार्ट हुआ था। कमल राज 1020 से 1045 तक। रत्नराज प्रथम जो रत्नदेव के नाम से भी जिनको जानते हैं 1045 से 1065। जाजल्य देव प्रथम 1090 से 1120 और जगदेव जो 1168 से 1178। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य किया। ठीक है, तो चलिए इनका भी सही कालक्रम देखना है। पहले नंबर पे आपको मिल जाएंगे जाजल्य देव प्रथम। ठीक है, जाजल्य देव। दूसरे नंबर पे रत्नदेव द्वितीय। तीसरे नंबर पर पृथ्वीदेव द्वितीय और चौथे नंबर पर मिल जाएंगे प्रतापमल। तो 1, 4, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी में आपको क्लियर दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ भी उनका कालक्रम दिया हुआ है। जाजल्य देव प्रथम 1090 से 1120, रत्नदेव द्वितीय 1120 से 1135, पृथ्वीदेव द्वितीय 1135 से 1165, प्रतापमल 1198 से 1222। चलिए अगले देखते हैं प्रश्न। अगला है हयो से छत्तीसगढ़ पर मराठों का नियंत्रण कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा मराठों का नियंत्रण हो गया था 1741 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघु जी ने वहां पर कब नए प्रशासक को नियुक्त किया? इसका उत्तर हो जाएगा 1945। 1945 तक रघुनाथ सिंह थे। इसके बाद मोहन सिंह को इन्होंने, है ना, मोहन सिंह, मोहन सिंह को इन्होंने मराठों ने वहां का वो प्रशासक नियुक्त किया था।
चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या भी दिया हुआ है। रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को मराठा शासक रघुजी द्वारा 1745 ईस्वी में अपदस्थ कर दिया था। चलिए अगला देखते हैं। अब हम देखेंगे शासकों के कार्यकाल संबंधित पूछे गए प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों को उनके शासन प्रारंभ होने वाले वर्ष से सुमेलित कीजिए। तो चलिए हम सुमेलित करते हैं। जाजल्य देव प्रथम, अभी हमने व्याख्या में भी देखा था, जाजल्य देव प्रथम का इनका कार्यकाल हो जाएगा 1090। पृथ्वीदेव द्वितीय, इनका कार्यकाल होगा 1135। और बहारेंद्र साय जो थे, ये अंधकार युग के बाद आए थे, इसलिए 1495। लक्ष्मण साय 1581। तो 4123, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कलिंग राज का शासन कब तक था? तो कलिंग राज का शासन था जी 1020 तक। 1000 से 1020 तक इनका शासनकाल था। ठीक है। तो अगला है, रत्नदेव प्रथम ने कब से कब तक छत्तीसगढ़ में शासन किया? तो रत्नदेव जो थे, ये छत्तीसगढ़ में 1045 से 1065 तक। ठीक है। अगला देखते हैं, रघुनाथ सिंह का कार्यकाल था। तो रघुनाथ सिंह का कार्यकाल 1732 से 1745 तक था। ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला हम देखेंगे कलचुरी शासकों के राजधानियों से संबंधित पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न है, इस राज्य में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी थी। तो कलचुरियों की पहली राजधानी जो थी वो जी तुम्बाड़ थी, जो कोरबा में है। और तुम्बाड़ को सबसे पहले किसने अपनी राजधानी बनाई? तो आप याद रखिएगा, कलिंग राज। ठीक है, कलिंग राज। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में रतनपुर कलचुरियों की राजधानियां, यहाँ पे कलचुरी शासक दिए हुए हैं और उनकी राजधानियां दी हुई है। तो देख लेते हैं। तुम्बाड़ कलचुरियों की पहली राजधानी थी, है ना। इसको किसने वहां राजधानी बनाई? तो कलिंग राज ने बनाई। रत्नपुर को रत्नदेव प्रथम ने, और छुरी कोसगई को बहारेंद्र साय ने। छुरी कोसगई कोरबा में है, रतनपुर बिलासपुर, तुम्बाड़ कोरबा। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्बाड़ से शासन नहीं किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, तुम्बाड़ से शासन नहीं करने वाले जो शासक थे वो पृथ्वीदेव प्रथम थे। इसका सही उत्तर है पृथ्वीदेव प्रथम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ में है वंशी यानी कि कलचुरी शासकों की राजधानियां थी पूछा गया है। ठीक है। तो तुम्बाड़ भी थी, रतनपुर भी थी, और रायपुर भी, है ना। पाली नहीं था इनका, इनकी राजधानी पाली नहीं थी। ठीक है। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए, बी और डी। ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने तुम्बाड़ राजधानी से शासन किया। तो तुम्बाड़ से शासन करने वाले कौन कौन थे, इनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, हमें सही उत्तर चुनना है। तो कलिंगराज थे, कमलराज थे, और रत्नराज। क्रम से हैं कलिंगराज, कमलराज और रत्नराज। रत्नराज को ही रत्नदेव भी कहते हैं। तो तुम्बाड़ से शासन करने वाले ये 3 शासक हुए। तो 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है।
चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तुम्बाड़ राजधानी से निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। तो सेम पिछले प्रश्न जैसा प्रश्न है ना। कलिंगराज, कमलराज, रत्नराज, ठीक है, प्रतापमल इसने नहीं किया था। अच्छा, यहाँ पे तो दो दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं जी। रत्नराज जो है इसने दो जगह से शासन किया। एक तो तुम्बाड़ से शासन किया था। तुम्बाड़ से इसने 1045 से 50 तक, है ना। और फिर 50 में इसने रतनपुर नगर बसाया और रतनपुर से शासन किया। ठीक है, तो इसका उत्तर मेरे ख्याल से 1 और 2 होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसका उत्तर आयोग ने 1 और 2 ही लिया है, रत्नराज को नहीं लिया। ठीक है, ये 2017 का प्रश्न है। 2017 का प्रश्न है। इसने 1 और 2 का ही ऑप्शन लिया है, रत्नराज को इसने नहीं लिया। ठीक, इसका सही उत्तर है 1 और 2, है ना। किंतु आप याद रखिएगा रत्नराज भी थे जिन्होंने तुम्बाड़ से शासन किया है। चलिए अगला देखते हैं। व्याख्या भी दिया हुआ है। विकल्प के आधार पर लिया गया उत्तर। तुम्बाड़ से शासन करने वाले शासक कलिंगराज भी हुए, कमलराज भी और रत्नराज, ना रत्नदेव प्रथम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं थी। तो कलचुरियों की राजधानी जी जाजलपुर नहीं थी, जो वर्तमान का जांजगीर है। इसको जाजल देव प्रथम ने बसाया था। ठीक है, और ये कभी राजधानी नहीं रही। तो इसका उत्तर हो जाएगा जाजलपुर। जाजल्यपुर नगर जाजल्य देव प्रथम ने बसाया, जिसे वर्तमान में जांजगीर नाम से चिन्हांकित किया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष जाजल्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्बाड़ से शासन करने वाला अंतिम कलचुरी शासक कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा रत्नराज प्रथम। ठीक है, 1045 से 50 तक। फिर इसने अपनी राजधानी परिवर्तन करके, है ना, रतनपुर को अपना रतनपुर नगर बसाया और उसको अपनी राजधानी बनाया। 1050 से 1065 तक इसका शासनकाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुम्बाड़ राजधानी से कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। रत्नदेव प्रथम ने अपनी राजधानी तुम्बाड़ से रतनपुर स्थानांतरित कर दी। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रत्नदेव प्रथम तुम्बाड़ से शासन करने वाला अंतिम शासक था। चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं। किस कलचुरी शासक ने रत्नपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। इसका उत्तर हो जाएगा रत्नराज या रत्नदेव। अगला है व्याख्या। रत्नदेव प्रथम ने 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर बसाया, है ना। रतनपुर की नगर की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनाई। रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी। उन्होंने 11वीं शताब्दी में रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया और रतनपुर को तालाबों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध किया। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने छुरी कोसगई को राजधानी बनाया। तो छुरी कोसगई को राजधानी बनाने वाला बाहरेंद्र साय है। ठीक है,
बाहरेंद्र साय ने रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगई जो कोरबा में है वो अपनी राजधानी बनाई और कोषागार की स्थापना की। तो बाहरेंद्र साय ने अपनी राजधानी छुरी कोसगई को क्यों बनाई, है ना? तो आप ये याद रखिएगा कि रतनपुर में जी, है ना, लूटपाट बहुत होने लगे थे। लूटपाट बहुत ज्यादा हो गया था, बढ़ गया था, तो इसलिए अपना कोषागार और राजधानी इसने थोड़ा दूर, है ना, कोरबा छुरी कोसगई में अपना, है ना, राजधानी बनाया। अगला देखते हैं, कलचुरी शासकों के रानियों से संबंधित पूछे गए प्रश्न। तो पहला प्रश्न हम करते हैं, कलचुरी कालीन राजाओं की रानियों के नाम के साथ मिलान कीजिए। तो मिलान करते हैं। पहला तो मुझे याद है, जाजल देव, लाछल्ला देवी, और पृथ्वीदेव प्रथम की पत्नी थी राजल्ला देवी, और रत्नदेव द्वितीय की, यहाँ पे ना प्रश्न गलत है, ठीक है, ये रत्नदेव द्वितीय नहीं है, ये रत्नदेव तृतीय है। रत्नदेव तृतीय, रत्नदेव तृतीय की पत्नी थी रल्हा, रल्हा और पद्मा, ठीक है। दो पत्नियां थी रत्नदेव द्वितीय की, तृतीय की, रल्हा और पद्मा, ठीक है। तो एक ही बचता है हमारे पास, जगदेव। तो जगदेव का हो जाएगा जी की पत्नी सुमल्ला, ठीक है। जगदेव की पत्नी सुमल्ला, जाजल देव प्रथम की पत्नी लाछल्ला, और पृथ्वीदेव प्रथम की पत्नी राजल्ला, और रत्नदेव तृतीय की पत्नी रल्हा। तो इस प्रश्न के आधार पर 4, 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर ए आपको सही उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे राजा और रानियों से संबंधित व्याख्या है, कौन कौन से राजा की कौन कौन सी रानियां हुई, देख लेते हैं। रत्नदेव प्रथम की पत्नी थी नोनल्ला, पृथ्वीदेव प्रथम की पत्नी थी राजल्ला, जाजल देव प्रथम की पत्नी थी लाछल्ला देवी, जगदेव की पत्नी थी सोमल्ला, रत्नदेव तृतीय की पत्नी थी, दो पत्नियां रत्नदेव तृतीय की, रल्हा और पद्मा। राज सिंह की 3 पत्नियां हुई, दिव्यपुरी, सुवंशपुरी और कजरी देवी। रघुनाथ सिंह की लक्ष्मी कुंवर और पदम कुंवर, है ना। अजीबोगरीब नाम हुआ करते थे जी, नोनल्ला, राजल्ला, लच्छल्ला। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कोमोमंडल की अधिपति वज्जुक यानी कि वज्जु वर्मा की पुत्री नोनल्ला से विवाह करने वाले कलचुरी राजा का नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रत्नराज प्रथम। अभी अभी देखा हमने व्याख्या में, नोनल्ला के पति थे रत्नराज, रत्नदेव प्रथम। रत्नराज प्रथम ने कोमोमंडल अधिपति वज्जुक या वज्जु वर्मा की कन्या नोनल्ला से विवाह किया, जिनका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उत्तर पूर्व बिलासपुर अर्थात पेंड्रा क्षेत्र रत्नदेव को प्राप्त हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कलचुरी शासकों द्वारा नगर स्थापना से संबंधित पूछे गए प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रत्नपुर को अपनी नई राजधानी बनाया और उसे महाकोशल क्षेत्र के तत्कालीन सबसे बड़े शहरों में से एक के रूप में विकसित किया? तो रतनपुर को अपनी राजधानी बनाने वाला रत्नदेव प्रथम, इसका उत्तर हो जाएगा रत्नदेव। यहाँ पे नगर के नाम दिए हुए हैं और स्थापनाकर्ता जो जिन्होंने वो नगर बसाया है, ठीक है, देख लेते हैं।
रतनपुर रत्नदेव प्रथम, जांजगीर जाजल्यदेव प्रथम, हटकेश्वरीपुरी वल्लभराज, अकलतरा अकाल देव, रायपुर रामचंद्र देव, तखतपुर तखत सिंह, राजपुर यजूना शहर राज सिंह, जगपालपुर जगपाल, लालपुर कल्याण साय। तो कल्याण साय भी महत्वपूर्ण है, रामचंद्र देव महत्वपूर्ण है, जाजल्य देव तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और रत्नदेव प्रथम। ठीक है, तो ये सारे शासक हैं और उनके बनाए गए नगर। अगला देखते हैं, रतनपुर की स्थापना किसने की? अभी अभी हमने देखा रतनपुर की स्थापना रत्नराज या रत्नदेव प्रथम। अगला है, राजा रत्नदेव ने रतनपुर की स्थापना कब की थी? तो इसका उत्तर है 1050। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, तुमन खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल एवं वराह खोल किस पुरातात्विक पर्यटन केंद्र में स्थित है? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, रतनपुर। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, रतनपुर का प्राचीन नाम मणिपुर था। यह नगर 5 खंडों में विभाजित था, तुमन खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल, वराह खोल। ये आज पुरातात्विक पर्यटन केंद्र के रूप में रतनपुर में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं, जांजगीर शहर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका उत्तर जाजल्य देव प्रथम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, व्याख्या है, जाजल्य देव प्रथम ने अपने नाम पर जाजल्यपुर नगर बसाया, जिसे वर्तमान में जांजगीर शहर के नाम से चिन्हांकित किया गया है। साथ ही जाजल्य देव प्रथम ने यहाँ विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, है ना। उन्होंने त्रिपुरियों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया और स्वर्ण सिक्के जारी किए तथा गज शार्दुल की उपाधि धारण की। तो विष्णु मंदिर को ही हम नकटा मंदिर के नाम से भी जानते हैं, है ना, नकटा मंदिर। और त्रिपुरियों की अधीनता अस्वीकार करने का उद्देश्य था, है ना, कि मतलब वहां पे अगर अधीनता हम अस्वीकार कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहां पे हमने स्वर्ण सिक्के अपने नाम के जारी कर दिए। अगर हम अधीन होते, है ना, तो हमारे नाम का कोई सिक्का नहीं होता। तो स्वर्ण सिक्के उन्होंने जारी किए जाजल्य देव प्रथम ने, है ना, और गज शार्दुल की उपाधि धारण की। चलिए अगला हम देखते हैं, तखतपुर शहर की स्थापना किसने की? तो तखतपुर शहर की स्थापना तखत सिंह ने की। अगला देखते हैं, मंदिर जीर्णोद्धार से संबंधित पूछे गए प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करने वाले कलचुरी शासक कौन थे? इसका उत्तर आप याद रखिएगा, जाजल्य देव प्रथम। और पाली का शिव मंदिर बनाया किसने था, किसने बनवाया था? आप याद रखिएगा, बाणवंशी शासक विक्रमादित्य। बाणवंशी शासक थे, है ना। इन्होंने पाली का शिव मंदिर बनवाया था, उसका जीर्णोद्धार या फिर मरम्मत जो करवाया, है ना, वो जाजल्य देव प्रथम ने करवाया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जाजल्य देव प्रथम ने बाणवंशी शासक विक्रमादित्य द्वारा निर्मित पाली के शिव मंदिर जो कोरबा में है का जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है, और यहाँ पे शासक दिए हुए हैं और मंदिरें दी हुई है ना, जिन्होंने जीर्णोद्धार करवाया है। जैसे कि जाजल्य देव प्रथम जो है, इन्होंने शिव मंदिर जो पाली में है उसका जीर्णोद्धार करवाया। रत्नदेव प्रथम जो है, ये राजीव लोचन मंदिर जो राजिम में है उसका जीर्णोद्धार करवाया। और रत्नदेव तृतीय जो है, ये लक्ष्मणेश्वर मंदिर जो खरौद में है और शौरा या शबरी मंदिर जो खरौद में है,
इसका जीर्णोद्धार करवाया। और बाहरेंद्र साय, है ना, इन्होंने महामाया मंदिर का जो सभागृह है रतनपुर में, है ना, उसका जीर्णोद्धार करवाया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार किया था? तो इसका हो जाएगा उत्तर पृथ्वीदेव द्वितीय। ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय। अगला हम देखते हैं। अगला है, कलचुरी शासनकाल में किला निर्माण संबंधित पूछे गए प्रश्न। प्रश्न है, इस राज्य के कहां पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है? गज किला जी रतनपुर में है। ठीक है, रतनपुर का किला भी कहा जाता है इसको, रतनपुर का किला, रतनपुर का किला के नाम से भी जानते हैं और गज किला के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे रावण का, रावण की एक मूर्ति है जिसमें रावण जो है वो अपना सिर काट रहा है। ठीक है, सिर काट रहा है और भगवान शिव को वो अर्पित कर रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, जो गज किला है वो रतनपुर में है। चलिए अगला देखते हैं। रतनपुर किला, अच्छा इसका उपनाम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे रतनपुर किला, रतनपुर का किला है, उसका उपनाम है गज किला। और निर्माणकर्ता कौन है? तो रत्नदेव प्रथम। और मूर्ति है रावण की जिसमें वह अपना सिर काट रहा है और भगवान शिव को अर्पित कर रहा है, जो अभी भी मैंने बोला। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिमा रतनपुर किले के सिम्हा या सिंह द्वार के पास एक तरफ की दीवार को सजाती है? ठीक है, तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, रावण शिवलिंग पर अपने सिर अर्पित करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किले में रावण की ऐसी मूर्ति संस्थित है जिसमें वह अपना सिर काट रहा है ना, इसका उत्तर भी हो जाएगा रतनपुर। अगला देखते हैं। गज किला छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो गज किला जो है जी रतनपुर में स्थित है। अगला है, चैतुरगढ़ किले को और किस नाम से जाना जाता है? चैतुरगढ़ किले को हम और लाफागढ़ किले के नाम से जानते हैं, जो कोरबा जिले में है ना, कोरबा जिले में है। और इसको बनवाया किसने था? तो पृथ्वीदेव प्रथम, आप ये भी याद रखिएगा, पृथ्वीदेव प्रथम। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने चैतुरगढ़ किले का निर्माण करवाया था? तो इसका उत्तर है, चैतुरगढ़ का किले का निर्माण पृथ्वीदेव, राजा पृथ्वीदेव प्रथम। और इसी को लाफागढ़, चैतुरगढ़ का किले को ही लाफागढ़ का किला भी कहते हैं, है ना। चलिए अगला देखते हैं। चैतुरगढ़ किला, इसका उपनाम है लाफागढ़ किला। निर्माणकर्ता पृथ्वीदेव प्रथम। इसमें 3 द्वार हैं, है ना, एक तो मेनका द्वार, सिंह द्वार और हुक्कारू द्वार। और छुरी कोसगई के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। छुरी कोसगई किला, इसको बाहरेंद्र साय ने बनवाया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चैतुरगढ़ किला छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है कोरबा। अगला हम देखेंगे, कलचुरी शासनकाल में स्थापत्य से संबंधित पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न है, महामाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो महामाया मंदिर जो है जी, ये रत्नदेव प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था। इसका उत्तर है रत्नदेव प्रथम। अगला है, मंदिरों एवं सरोवरों की नगरी ना, इसका उत्तर है
रतनपुर। यहाँ पे आरंग भी लिखा हुआ है ना, बट आरंग को मंदिरों की नगरी जरूर कहते हैं, है ना, बट मंदिरों एवं तालाबों की नगरी रतनपुर को कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। महामाया मंदिर में भारत पर बनी सुविस्तृत तस्वीरों का एक संग्रह, इसे किस चित्रशाला में प्रदर्शित किया गया है? तो महामाया मंदिर से ही आपको क्लियर हो जाता होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर है रतनपुर। जो चित्रशाला में प्रदर्शित है वो रतनपुर में वहां की जो तस्वीरें हैं। ठीक है, वहां का संग्रह। चलिए व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या नहीं दिया हुआ है जी इसमें। चलिए प्रश्न करते हैं। रतनपुर में, छत्तीसगढ़ में रतनपुर मंदिर खालिस्तान द्वारा बनवाया गया था। तो इसका उत्तर है कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए हम चारों कथन पढ़ लेते हैं। पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये गलत है, क्योंकि रतनपुर में उसने ये मंदिर नहीं बनवाया था, ये बनवाया था उसने तुमान में। तुमान में, ठीक है। और उसके बाद है, उसके दरबार में राजशेखर नामक साहित्यकार था। तो ये भी गलत है। उसने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की, ये तो सही है। उसने सुवर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार किया, पृथ्वीदेव प्रथम ने नहीं, ये गलत है, क्योंकि सुवर्णपुर को जाजल्य देव प्रथम ने, है ना, जाजल्य देव प्रथम ने सुवर्णपुर पर आक्रमण किया था और उस पर अधिकार किया था। तो सिर्फ और सिर्फ 3 सही आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी पूछा गया था कथन जो सत्य है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस प्रश्न में एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ। सकल कोसलाधिपति, है ना, ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में 2 राजाओं ने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। एक तो ये इन्होंने करी, है ना, और दूसरा आप याद रखिएगा, पांडु वंश के शासक महाशिव तीवरदेव महाशिव तेवरदेव, इसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, और पृथ्वीदेव प्रथम ने। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला व्याख्या दिया हुआ है। पृथ्वीदेव प्रथम ने तुमान में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। और जाजल्य देव प्रथम ने सुवर्णपुर, जो उड़ीसा क्षेत्र के हैं, वो उड़ीसा क्षेत्र में है, कि राजा भुजबल को पराजित किया था और उस पर अधिकार कर लिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्न में से किस कलचुरी शासक ने किया था? इसका उत्तर याद रखिएगा आप, जाजल्य देव प्रथम। विष्णु मंदिर को ही हम नक्टा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है। उसने त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को विफल किया, ये सत्य है। उसके राज्य पर अनंत वर्मा चोड़गंग ने आक्रमण किया, ये भी सत्य है। उसने गोंड राजाओं गोंड यानी कि बंगाल पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की, ये भी सत्य है। और उसके सामंत वल्लभ राज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया, ये गलत है ना। तो हमें पूछा क्या गया है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा,
ऑप्शन नंबर डी। ये बाकी तीनों सही हैं। अगला देखते हैं, यहाँ व्याख्या भी दिया हुआ है। कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के विजय अभियान निम्न है। इसने त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण को आक्रमण को विफल किया, बंगाल के गोंड राजाओं को पराजित किया, उड़ीसा के गंग वंशीय शासक अनंत वर्मा चोड़गंग को शिवरी नारायण के समीप पराजित किया और भंज राजाओं की राजधानी खिज्जिंग पर आक्रमण कर वहां के राजा हरवोहू को पराजित किया। चलिए अगला देखते हैं हम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी कलचुरी मंदिर मठ एवं राजा सुमेलित नहीं है? चलिए सुमेलित करते हैं। पृथ्वी देवेश्वर मंदिर पृथ्वीदेव प्रथम, ये है ना, ये सही है। विष्णु मंदिर जांजगीर जाजलदेव प्रथम, ये सही है। शिव मंदिर पाली, ये गलत है। लक्ष्मण मंदिर खरौद रत्नदेव द्वितीय, ये सही है। तो पृथ्वी देव द्वितीय नहीं होगा, शिव मंदिर यहाँ पे हो जाएगा ये विक्रमादित्य। बाणवंशी शासक है ना, उन्होंने बनाया था पाली का शिव मंदिर। तो इसका उत्तर हो जाएगा जी, सुमिलित नहीं है पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी, शिव मंदिर पाली। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी कालीन निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापत्य 13वीं सदी का नहीं है, 13वीं शताब्दी का नहीं है पूछा गया है। तो नगपुरा भी है, देवरभुजा भी है और गंडई भी है। घटियारी जो है ये 11वीं सदी का है और राजनांदगांव में है ये, ठीक है, राजनांदगांव में है वर्तमान में, और राजनांदगांव, ठीक है। और ये जो है घटियारी मंदिर, घटियारी, ये शिव मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घटियारी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था? इसका उत्तर आप याद रखिएगा, राज सिंह देव। तो राज सिंह जो थे, इन्होंने अपनी पत्नी के लिए बादल महल बनवाया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कलचुरी शासकों द्वारा चलाए गए सिक्कों से पूछे गए प्रश्न। देखते हैं प्रश्न। कौन से कलचुरी राजा ने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलाए थे? तो इसका उत्तर है जाजलदेव प्रथम। स्वर्ण सिक्के इन्होंने जारी करवाए थे त्रिपुरी के अधीनता को अस्वीकार करते हुए। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पे शासक दिए हुए हैं और उनके सिक्के जो उन्होंने जारी करवाए, ठीक है, देख लेते हैं। जाजलदेव प्रथम, इन्होंने स्वर्ण और ताम्र मुद्राएं चलवाई और उसमें लिखा था श्रीमद जाजल्य गज शार्दुल का चित्रांकन है। और रत्नदेव द्वितीय स्वर्ण रजत और ताम्रपत्र गज शार्दुल सिंह और मानव आकृति का चित्रांकन है उनके सिक्कों पर। पृथ्वीदेव द्वितीय स्वर्ण रजत और ताम्रपत्र जारी करवाए। प्रतापमल तांबे के सिक्के और उसके अग्रभाग पर हाथी पर आक्रमण करते हुए सिंह का अंकन है। चलिए अगला देखते हैं। रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो गज लक्ष्मी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, गज लक्ष्मी। क्यों? क्योंकि गज लक्ष्मी जो राज चिन्ह था, राज चिन्ह, ये शरभपुरी वंश का था, ठीक है, शरभपुरी वंश, ठीक है। प्राचीन इतिहास में हम पढ़ते हैं पाषाण काल शरभपुरी वंश, है ना, स्थानीय राजवंश थे या शरभपुरी वंश, उनका राज चिन्ह था गजलक्ष्मी।
अगला देखते हैं, कलचुरी शासकों द्वारा युद्ध से संबंधित पूछे गए प्रश्न। तो युद्ध से संबंधित प्रश्न बने हैं, है ना, देख लेते हैं एक बार। इस राज्य के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने बस्तर के शासक सोमेश्वर को पराजित किया और अपने राज्य का विस्तार किया? आप इसका उत्तर याद रखिएगा, जाजल्य देव प्रथम, है ना, बहुत फेमस कैरेक्टर हैं। ठीक है, ये जाजल्य देव प्रथम और ये सोमेश्वर देव। सोमेश्वर देव छिंदक वंशी शासक थे। हम इसका क्वेश्चन हम करेंगे आगे, है ना। सोमेश्वर देव भी बड़े बेस्ट कैरेक्टर हैं और ये जाजल्य देव। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हो जाएगा जाजल्य देव प्रथम। पढ़ते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है व्याख्या। जाजल्य देव प्रथम ने छिंदक वंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर सपरिवार बंदी बना लिया था, किंतु सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी की सिफारिश पर जाजल्य देव ने उन्हें छोड़ दिया। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पे शासक दिए हुए हैं और उनके अभियान या आक्रमण दिए हुए हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। शासक हुए कमलराज। कमलराज ने उत्कल अभियान चलाई थी, जो उड़ीसा क्षेत्र में है, उत्कल। रत्नदेव प्रथम उद्योत केसरी कलिंग क्षेत्र, है ना, कौन से राजा थे? उद्योत केसरी महाभवगुप्त चतुर्थ। ठीक है। जाजल्य देव द्वितीय भुजबल सुवर्णपुर सोनपुर और सोमेश्वर देव प्रथम, है ना, इन पे आक्रमण किया था। और गंग शासक उड़ीसा रत्नदेव द्वितीय, अनंत वर्मन चोड़गंग उड़ीसा, गयाकर्ण त्रिपुरी, गोड शासक बंगाल और हरवोहु खिज्जिंग। और पृथ्वीदेव द्वितीय ने जटेश्वर माधवाण उड़ीसा, कन्हर देव बस्तर छिंदक नागवंशी शासक और जाजल्य देव द्वितीय जयसिंह त्रिपुरी के कलचुरी शासक और रामचंद्र देव, इन्होंने, है ना, रामचंद्र देव जो हैं ये रायपुर के कलचुरी शासक थे, है ना। रामचंद्र जो हैं वो रायपुर कलचुरी के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने मोनिंग देव को, है ना, हराया था मैकल क्षेत्र में। चलिए अगला हम देखते हैं, प्रश्न करते हैं हम। किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर को पराजित किया था? तो इसका उत्तर हमें पता है ना, इसका उत्तर हो जाएगा जाजल्य देव प्रथम। अगला देखते हैं, गंगवंशी अनंत वर्मन चोड़गंग को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया था? इसका उत्तर है रत्नदेव प्रथम, हमने पिछली स्लाइड में देखा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपुरी के शासक जयसिंह को पराजित किया, जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया था? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय। अगला देखते हैं, रतनपुर राज्य में भोसले आक्रमण कब हुआ था? तो भोसलों का जो आक्रमण हुआ था वो 1741 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, व्याख्या दिया हुआ है। सन 1941 में भोसला शासक रघुजी प्रथम, ठीक है, के सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया। इस समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह था और इन्होंने मराठों से बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि इनकी स्टोरी भी आपको पता होगी, आपने थ्योरी क्लास में पढ़ी होगी, है ना। रघुनाथ सिंह, है ना, ये थोड़े से दुखी थे, मायूस थे, क्योंकि जस्ट कुछ टाइम पहले ही रघुनाथ सिंह के सुपुत्र की मृत्यु हो गई थी और ये काफी दुखी थे। और इस बीच
जो मोहन सिंह था, है ना, गद्दार, है ना, मोहन सिंह, इन्होंने मराठों से अपना हाथ मिला लिया था और फिर मराठों ने आक्रमण कर दिया था और, है ना, मराठों वो, है ना, वो युद्ध करने की, ये जो रघुनाथ सिंह है युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए आत्मसमर्पण कर दिया था। चलिए अगला हम देखते हैं। ओह, यहाँ पे तो 1714 दिया हुआ है प्रश्न में। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है, और विलोपित भी है। 1714 में इस राज्य पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था? ये यहाँ पे 1714 की जगह में 1741 होना चाहिए था जी, है ना, इसका, और अगर 1741 होता तो इसका उत्तर होता रघुनाथ सिंह। यहाँ पे शायद 1714 लिखा हुआ है, इस कारण से ये प्रश्न विलोपित कर दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। रतनपुर पर आक्रमण करने वाले मराठा सेनापति का नाम क्या था? इसका उत्तर है भास्कर पंत। ठीक है, अगला देखते हैं। रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? तो इसका उत्तर है रघुनाथ सिंह। ठीक है, अगला देखते हैं। 1741 में रतनपुर राज्य पर नागपुर के किस घोषला शासक के समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? तो इसका उत्तर है रघुजी प्रथम। तो जो नागपुर पे शासन करने वाले थे रघुजी प्रथम, है ना, इन्होंने आक्रमण करवाया किस पे? रतनपुर पे। तो रतनपुर में कौन थे उस समय शासक? रघुनाथ रघुनाथ सिंह। ठीक है, रघुनाथ सिंह थे, ये थे रतनपुर में। चलिए अगला हम देखते हैं। 1741 में 1741 ईस्वी में इस राज्य के कलचुरी राजवंश के निम्नलिखित में से किसने मराठा सेनापति भास्कर पंत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था? ठीक, इसका उत्तर भी पहले प्रश्न जैसा है, जो विलोपित हो गया था वो प्रश्न, है ना, उसी तरह का प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा रघुनाथ सिंह, है ना, इसने आत्मसमर्पण कर दिया था। चलिए अगला देखते हैं। है कलचुरी वंश को पराजित करने वाले मराठा कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा भोसले। है कलचुरी वंश को पराजित करने वाले मराठा कौन थे? उत्तर है भोसले। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है। रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के अनुज अकाल देव ने अकालपुर नामक नगर स्थापित कर है वंशी नामक सत्ता स्थान संचालित की। ओह, एक मिनट जी, है ना, टच हो गया था। नाम से सत्ता संचालित किया, किंतु भोसला शासक से इस वंश का अंत किया गया। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के अनुज अकाल देव ने अकालपुर नामक नगर स्थापित कर है वंशी नाम से सत्ता संचालित किया, किंतु भोसला शासक ने इस वंश का अंत कर दिया। चलिए हम नेक्स्ट अगला चलते हैं, अगले प्रश्न पर। अगला है, महमूद खिलजी ने रतनपुर पर कब हमला किया था? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, 1440 से 41। अगला देखते हैं। अगला है, सुमेलित करना है। रतनपुर के कलचुरी शासक हैं और उनके कार्य, तो चलिए सुमेलित करते हैं। ठीक है, कमलराज, पहले आसान वाला को देखते हैं। जाजल देव प्रथम जो हैं
ये चक्रकोट के राजा सोमेश्वर को पराजित किया। ठीक है। फिर रत्नदेव द्वितीय जो है ये गंग राजा अनंतवर्मन को पराजित किया। और फिर जाजलदेव द्वितीय जो है वो त्रिपुरी के राजा जयसिंह के आक्रमण को विफल किया। और फिर बच जाता है कमलराज, है ना, ये हो जाएगा ये उत्कल राज्य पर आक्रमण। आसान सा है। तो कमलराज उत्कल राज्य पर आक्रमण, जाजल्यदेव प्रथम चक्रकोट के राजा सोमेश्वर को पराजित किया। रत्नदेव द्वितीय गंग राजा अनंतवर्मन को पराजित किया। और फिर जाजल्यदेव द्वितीय त्रिपुरी के राजा जयसिंह के आक्रमण को विफल किया। तो हो जाएगा 4-1-2-3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ भी सेम उसी तरह का प्रश्न है, कलचुरी शासक दिए हैं और उनकी उपलब्धियां दी हुई है, इसको हमें सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। पृथ्वीदेव प्रथम सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। जाजल्यदेव प्रथम छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर को पराजित किया। जाजल्यदेव द्वितीय जो है वो त्रिपुरी के कलचुरी राजा जयसिंह को पराजित किया। और पृथ्वीदेव द्वितीय जो है ना, इनके सेनापति जगतपाल द्वारा राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। तो हो जाएगा 3-2-4-1, 3-2-4-1, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है। पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। जाजल्यदेव प्रथम ने छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर को पराजित किया था। जाजल्यदेव द्वितीय ने त्रिपुरी के कलचुरी राजा जयसिंह को पराजित किया था। पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल द्वारा राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। चलिए अगला हम देखते हैं। शिलालेख या ताम्रपत्र से संबंधित पूछे गए प्रश्न। चलिए देखा जाए प्रश्न। पहले तो यहाँ पे व्याख्या दिया है, हम व्याख्या ही पढ़ लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे शासक दिए हुए हैं और उनके शिलालेख और ताम्रपत्र या ताम्रपत्र देख लेते हैं। पृथ्वीदेव प्रथम, इसका ताम्रपत्र याद रखिएगा, 4 ताम्रपत्र हैं। अमोदा ताम्रपत्र है ना, अमोदा, रायपुर, लाफागढ़ और भाटापारा। अमोदा ताम्रपत्र में 21,000 गांव के विजेता का उल्लेख मिलता है ना, अमोदा ताम्रपत्र में। ठीक है। तो पृथ्वीदेव प्रथम, ये सारे के सारे ताम्रपत्र हैं। अमोदा, रायपुर, लाफागढ़, भाटापारा। अमोदा, रायपुर, लाफागढ़, भाटापारा। और अमोदा ताम्रपत्र में 21,000 गांव के विजेता का उल्लेख मिलता है। फिर आ जाते हैं हम जाजल्यदेव प्रथम। जाजल्यदेव प्रथम रतनपुर। रत्नदेव द्वितीय अकलतरा, पारागांव, शिवरीनारायण, सरखो। अकलतरा, पारागांव, शिवरीनारायण, सरखो। फिर आ जाते हैं हम पृथ्वीदेव द्वितीय पे। पृथ्वीदेव द्वितीय कोनी शिलालेख, कोटगढ़, राजिम, बिलाईगढ़, अमोदा, रतनपुर, पारागांव, घोटिया। कोनी शिलालेख, कोटगढ़, राजिम, बिलाईगढ़, अमोदा, रतनपुर, पारागांव, घोटिया। चलिए अगला हम देखते हैं। जाजल्यदेव प्रथम, जाजल्यदेव द्वितीय अमोदा, मल्हार, शिवरीनारायण, समडील। अमोदा, मल्हार, शिवरीनारायण, समडील। रत्नदेव तृतीय, रत्नदेव तृतीय खरौद, पासीद। खरौद, पासीद। प्रतापमल, पिंडराबंद, कोनारी, बिलाईगढ़, पौनी। प्रतापमल, पिंडराबंद, कोनारी, बिलाईगढ़, पौनी। और बहारेंद्र साय, रतनपुर और कोसगई। ठीक है, रतनपुर और कोसगई। चलिए अगला हम देखते हैं। प्रश्न है,
बिलासपुर जिले के कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वाधिकारीन पुरुषोत्तम को कौन सा ग्राम दान में दिया गया था? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, सलोनी ग्राम दान में दिया गया था। और कोनी शिलालेख जो है ये पृथ्वीदेव द्वितीय का है। पृथ्वीदेव द्वितीय, अभी हमने देखा पिछली स्लाइड में, है ना। कोनी शिलालेख पृथ्वीदेव द्वितीय। अगला देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है व्याख्या में, बिलासपुर कोनी शिलालेख के अनुसार पृथ्वीदेव द्वितीय ने सर्वाधिकारीन पुरुषोत्तम देव को सलोनी ग्राम दान में दिया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक का सबसे अधिक अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है पृथ्वीदेव द्वितीय, और इसके 14 अभिलेख मिले हैं। ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय के 14 अभिलेख मिले हैं। चलिए अगला हम देखते हैं, इस राज्य के कोसगई जिले में निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक का शिलालेख प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, क्योंकि बहारेंद्र साय, है ना, इसकी राजधानी थी छुरी कोसगई, और कोसगई किला बहारेंद्र साय ने बसाया था, है ना। तो आप याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बहारेंद्र साय। तो कोसगई जिले में बहारेंद्र साय के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं, और ये प्रश्न तो भाई साहब विलोपित हैं, फिर भी चलिए पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक का शिलालेख शिवरी नारायण में प्राप्त हुआ? शिवरी नारायण में रत्नदेव द्वितीय तो दिख रहा है जी, है ना, बट यहाँ पे तो प्रश्न विलोपित कर दिया गया है। चलिए देखते हैं, प्रश्न तो विलोपित कर दिया गया है ना, लेकिन मैं आपको एक बार वापस से स्लाइड दिखाती हूँ अगर पॉसिबल है तो। देखती हूँ मैं, अगर आपको वापस से स्लाइड दिखाती हूँ। 112 पृथ्वीदेव कौन सा था, ये वाला रत्नदेव। देखिए यहाँ पे शिवरी नारायण, है ना, शिवरी नारायण ये लिखा हुआ है, रत्नदेव द्वितीय, अकलतरा, पारागांव, शिवरी नारायण और सरखो। और जाजल्य देव का भी है शिवरी नारायण, ये देखिए आ गया, ये जाजल्य देव का भी है शिवरी नारायण। चलिए हम आगे प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा प्रश्न देख रहे थे हम? चलिए यहाँ पे हम थे, पृथ्वीदेव निम्नलिखित में से किस शासक का शिलालेख शिवरी नारायण से प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर तो विलोपित कर दिया गया है, बट यहाँ पे रतनदेव द्वितीय लिखा हुआ है, बट फिर भी चलिए हम आगे स्किप करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए, रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों के शिलालेख अथवा ताम्रलेख को उनकी प्राप्ति के स्थान से सुमेलित कीजिए। तो चलिए हम सुमेलित कर लेते हैं। पृथ्वीदेव प्रथम, अमोदा ताम्रपत्र, फिर है प्रतापमल बिलाईगढ़, ये बलौगढ़ तो पॉसिबल ही नहीं है, बिलाईगढ़ है, बहार साय कोसगई, छुरी कोसगई। एक बच जाता है गोपाल देव, है ना, तो ये हो जाएगा पुजारी पाली। तो सेम सेम है, 1 2 3 4, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सीजीपीएससी प्री 2022 का प्रश्न है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन से संबंधित पूछे गए प्रश्न।
निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलचुरियों ने इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1000। और आप याद रखिएगा कलिंग राज, कलिंग राज 1000 से 1020 इसका शासनकाल था। कलिंग राज जो थे ये कलचुरी वंश की स्थापना करी और तुम्बाण को अपनी राजधानी बनाया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसका उत्तर हो जाएगा 1000। ठीक है, इसका उत्तर है 1000। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना कलिंग राज ने 1000 ईस्वी में की तथा तुम्बाण को अपनी राजधानी बनाई। साथ ही चैतुरगढ़ में महिषासुरमर्दिनी मंदिर का भी निर्माण करवाया। चैतुरगढ़ है ना, कोरबा, ठीक है, यहाँ पे महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण करवाया। चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? इसका उत्तर हो जाएगा कलचुरी, 1000 से 1741 तक, जब तक मराठों ने आक्रमण नहीं किया था। चलिए अगला हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की 2 शाखाएं कौन सी थी? इसका उत्तर भी आप सभी को पता ही होगा, रतनपुर और रायपुर 2 शाखाएं थी। अगला हम देखते हैं, 14वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया? इसका उत्तर है है वंश। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। है वंश छत्तीसगढ़ के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस राजवंश ने खालिस्तान ईस्वी शताब्दी तक इस क्षेत्र में शासन किया और उसके बाद उनका विभाजन हो गया। इसका उत्तर है 14वीं ईस्वी तक, 14वीं सदी तक इन्होंने शासन किया और उसके बाद इसका विभाजन हो गया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका उत्तर है कलिंग राज। जो कलिंग राज है ना, इसने छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की स्थापना की। कब? 1000 में। चलिए अगला देखते हैं। कलिंग राज का शासनकाल 1000 से 1020 ईस्वी तक था। कलिंग राज छत्तीसगढ़ के कलचुरियों के प्रथम शासक थे। इन्होंने तुम्बाण को अपनी राजधानी बनाया और कलचुरियों की छत्तीसगढ़ में पहली राजधानी थी। जो कलचुरियों की, तुम्बाण जो है कलचुरियों की पहली राजधानी थी। अगला देखते हैं, इस राज्य में कलचुरी वंश के शासन का संस्थापक इनमें से कौन था? कलिंग राज, अभी अभी हमने पढ़ा, इसका उत्तर है कलिंग राज। अगला देखते हैं। अगला है कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। तो इससे संबंधित प्रश्न भी हम देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? कथन सही है पूछा गया है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था, ये सत्य है। प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी, ये भी सत्य है ना। और फिर है, गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था, तो ये तो सत्य नहीं है, क्योंकि प्रधान जो होता था वो गौटिया होता था, गौटिया। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था, सत्य है। प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी,
है ना। और गांव के प्रशासन प्रमुख को गौटिया कहते थे। यह पद मराठा काल में भी यथावत बनी रही। और फिर राज्य जो था वो गढ़ों में विभाजित था, और प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। ये प्रश्न भी आप याद बनते हैं, है ना, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम अगला देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कथन। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। तो ये तो सत्य है। राजा की सहायता के लिए अमात्य यानी कि मंत्री होते थे, ये भी सत्य है। कलचुरी संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों में विभाजित था। संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों में विभाजित था, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कितने कथन पढ़ेंगे? चलिए पढ़ लेते हैं। कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे। नहीं, अच्छा सही उत्तर देखना है, ठीक है। हाँ, फिर है, प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था। तो ये भी सही है। राज्य गढ़ों में विभाजित था तथा प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। तो ये भी सही है। तो 2 और 3, 2 और 3 है ना, ये दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य के प्रमुख लगान अधिकारी का पद क्या था? इसका उत्तर आप याद रखिएगा जी, महाप्रमात, है ना। 2 या 3 प्रश्न हैं इससे। सीजीपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है ये, ठीक है। ये राज्य के प्रमुख लगान अधिकारी होते थे महाप्रमात। अगला देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, एक बार हम सरसरी निगाह से देख लेते हैं, है ना। होप आपको ये दिख रहा होगा। कलचुरी कालीन अधिकारीगण ना, महामंत्री, सर्व प्रमुख अधिकारी जो राजा का प्रशासनिक सलाहकार होता था, महाध्यक्ष सचिवालय प्रमुख होता था, और महाप्रतिहार जो होता था वो संचार विभाग का प्रमुख होता था। महाप्रमात जो अभी प्रश्न में किया हमने, यह जमाबंदी विभाग का प्रमुख होता था जो भूमि लगान निश्चित करता था। शोलकिक जो था वो कर संग्रहण अधिकारी होता था। पूर्व प्रधान नगर प्रमुख अधिकारी, ग्रामकुट ग्राम प्रमुख अधिकारी, महासंधि विग्रह विदेश विभाग का अधिकारी, महाकोटपाल दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला, महापुरोहित या महाधर्म कार्णिक धार्मिक विभाग का प्रमुख, और ग्रामागमिक यातायात प्रबंध का अधिकारी, और महाबलाधिकृत ये मुख्य सेनापति होता था। और दांडिक जो होता था वो न्यायाधिकारी, और महाक्ष पटलिक, ठीक है, इससे भी प्रश्न बने हैं। तो महाक्ष पटलिक जो होते थे वो राजस्व विभाग के होते थे प्रमुख, ठीक है। होप ये आपको दिख रहा होगा, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, ठीक है। चलिए अगला हम प्रश्न पे चलते हैं। सुमेलित करना है जी, चलिए सुमेलित करते हैं। महाक्ष पटलिक अभी अभी हमने देखा राजस्व विभाग, दांडिक न्याय विभाग, महाधर्म कार्णिक तो धर्म से ही क्लियर दिख रहा है, धर्म विभाग, और महासंधि विग्रहित है ना, विदेश विभाग। इसका उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था? तो कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी दीवान भी था, दाऊ भी था, घोटिया भी पद होते थे। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न पे चलते हैं। व्याख्या है, देख लेते हैं एक बार, है ना। कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था जो थी, एक तरफ दिया हुआ है प्रशासनिक इकाई और उनके प्रमुख। तो राष्ट्र के राजा, विषय के विषयपति, देश या जनपद होते थे उनके महामंडलेश्वर, और मंडल के मांडलिक, गढ़ जो 7 बरहों का समूह होता था उसके दीवान, और बरहा जो 12 गांवों का समूह होता था उनके प्रमुख को दाऊ, और ग्राम के प्रमुख को गौटिया। चलिए अगला हम देखते हैं। स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था किन शासकों द्वारा ने बनाई थी? तो इसका उत्तर है कलचुरी। ठीक है, 5-10 सदस्य होते थे, ठीक है, इस पंचकुल में। ठीक, चलिए देखते हैं अगला हम। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, कलचुरी शासकों ने स्थानीय प्रशासन हेतु यानी कि लोकल प्रशासन हेतु पंचकुल नामक संस्था गठित की थी, है ना। इस संस्था में 5 से 10 सदस्य होते थे, जिन्हें महत्तर कहते थे, और सदस्य प्रमुख को महत्तम। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी के प्रमुख का पदनाम बताइए। तो इसका उत्तर याद रखिएगा आप, महाप्रमात या महाप्रभात्री। ठीक है, यहाँ पे महाप्रभात्री लिखा हुआ है, और महाप्रमाद भी याद रखिएगा आप, है ना। राजस्व जमाबंदी के प्रमुख होते थे ये। एक प्रश्न इसके पहले भी हमने किया था, ठीक है। महाप्रमाद जो भूमि लगान निश्चित करता था, ठीक है। तो इनको कहते थे महाप्रभात्री या महाप्रमाद। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, यहाँ पे महाक्षपटलिक भी दिया हुआ है, ठीक है, आप इससे कंफ्यूज ना होए, ठीक है। जो राजस्व जमाबंदी का प्रमुख था वो महाप्रभात्री होता था, किंतु महाक्षपटलिक जो था, है ना, ये महाक्षपटलिक ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। राजस्व विभाग और राजस्व जमाबंदी दोनों अलग है जी, ठीक है। ये राजस्व विभाग का प्रमुख महाक्षपटलिक। चलिए अगला देखते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ में ज्येष्ठिका ग्राम का अर्थ होता था। इसका अर्थ होता था जी, ग्राम समूह का मुख्य ग्राम। ग्राम समूह का मुख्य ग्राम, है ना। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, और बड़ा मतलब मुखिया, ठीक है। चलिए, कलचुरी कालीन गढ़ व्यवस्था, जिससे भी संबंधित प्रश्न है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ कलचुरी शासनकाल में रतनपुर राज्य की इकाई नहीं थी? तो हमने इसका नाम तो कभी नहीं सुना है, ठीक है। राजनांदगांव का लाफागढ़, सोनाखान, उपरोड़ा, ये सब तो था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, एक बार ये थ्योरी पढ़ ही लेते हैं, है ना। कलचुरी शासक कल्याण साय, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इससे प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सुधार कर गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की, और प्रदेश को कुल 36 गढ़ों में विभक्त किया, जिसमें प्रत्येक गढ़ में 84 गांव होते थे, जिसके प्रमुख को प्रधान या दीवान कहा जाता था, तथा प्रत्येक गढ़ के अधीन 7 बरहो होते थे, जिसके प्रमुख को दाऊ, और प्रत्येक बरहों के अधीन 12 गांव आते थे।
फिर अगला याद रखिएगा आप, ब्रिटिश अधिकारी मिस्टर चिस्म के अनुसार इन्हीं गढ़ों के आधार पर इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। इस प्रदेश के 36 गढ़ों में से 18 गढ़ रतनपुर शासकों के अधीन तथा 18 गढ़ रायपुर शासकों के अधीन थे। यह विभाजन शिवनाथ नदी के उत्तर एवं दक्षिण क्षेत्र में स्थिति के आधार पर किया गया था। ठीक है, जैसे कि ये शिवनाथ नदी बहती है ना। अरे उल्टा बना दिया मैंने, एक मिनट। जैसे कि ये शिवनाथ नदी इस तरह से बह रही है ना, तो उत्तर वाला जो क्षेत्र था इधर रतनपुर वाला है ना, इस तरफ 18 गढ़ और इस तरफ दक्षिण वाला 18 गढ़। चलिए अगला हम देखते हैं। यहाँ पे शिवनाथ नदी के उत्तर में स्थित गढ़ दिए हुए हैं, ये भी हम एक बार रीड कर देते हैं, है ना, फटाफट। चलिए जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। बिलासपुर, रतनपुर, विजयपुर, केंदा, ओखर या औखरगढ़। कोरबा से लाफागढ़, छुरी घुस गई, मातिन, उपरोड़ा। कोरबा जिले में, जांजगीर चांपा जिले में खरौद, मदनपुर जो वर्तमान का चांपा है, कोटगढ़, सोंठी। बलौदाबाजार से सेमरिया और बेमेतरा से मारो और नवागढ़। मध्य प्रदेश में 2 हैं, करकट्टी और कंडरी। गौरेला पेंड्रा मरवाही में पंडर भाठा। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं फटाफट। शिवनाथ नदी के दक्षिण में स्थित गढ़, बलौदाबाजार में सिमगा लवन, सिमगा और लवन। बेमेतरा में सारधा या सारदा और सिरसा। दुर्ग में पाटन और दुर्ग। बालोद में अकलवाड़ा या एकलवाड़ा। रायपुर में अमीरा या अमोरा और रायपुर। गरियाबंद में फिंगेश्वर और राजिम। महासमुंद में खल्लारी, सिरपुर, सुवरमार और मोहदी। ठीक है, चलिए अगला, हाँ इसके अलावा भी है। अगला है धमतरी, टेंगनागढ़, राजनांदगांव, सिंगारपुर और अज्ञात जिले हैं, यानी इसका नाम नहीं है। सिंगारगढ़, सिंघारगढ़ या सिंगरगढ़, सिंघनगढ़, है ना। चलिए अगला हम देखते हैं, प्रश्नों पे आते हैं। कलचुरी प्रशासन के तहत प्रत्येक गढ़ कितने गांवों में से मिलकर बना है? तो इसका उत्तर हम सभी को भी पता है ना, भाई कई बार रिपीट हुआ है। 84 ग्राम, इसका उत्तर हो जाएगा 84 ग्राम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद गढ़ नहीं है? हमने पढ़ा, अभी देखा, हमने सुना भी। सिंगनगढ़ भी है, नवागढ़ भी है और कोटगढ़ भी। पावागढ़ जैसा हमने कोई नाम ना तो पढ़ा ना तो सुना। ठीक है, तो ये गढ़ हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मौजूद नहीं है। अगला प्रश्न करते हैं, छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक ने गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की? तो इसका पहले ही व्याख्या में हमने देखा, कल्याण साय इसका उत्तर है। अगला है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने जमाबंदी प्रणाली के आधार पर छत्तीसगढ़ के 36 किलों की खोज की? इसका उत्तर है मिस्टर चिस्म, मिस्टर चिस्म इसका उत्तर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कलचुरियों से संबंधित कुल खालिस्तान गढ़ या किले इस क्षेत्र के नाम पे छत्तीसगढ़ रखने के लिए आधार बने। इसका उत्तर है 36। ठीक है, छत्तीसगढ़। कलचुरी कालीन रतनपुर से शासित होने वाले गढ़ों के निम्नलिखित समूहों में से सही गढ़ों की समूह चुनिए। सही गढ़ों की, चलिए मिलान करते हैं। मुझे तो क्लियरली सिर्फ एक ही दिख रहा है जो उत्तरी भाग में है, उत्तरी क्षेत्र में मिलते हैं। खरौद, लाफा, छुरी, पंडर भट्टा, है ना। ये पंडर भट्टा या गौरेला पेंड्रा मरवाही है ना, उत्तर में है। ठीक है, उपरोड़ा आपको उत्तर में मिल जाता है। तो बाकी तो सारे मुझे नहीं दिख रहे हैं।
है ना, अगड़म बगड़म दिया हुआ है। और रतनपुर से शासित होने वाले गढ़ों को, है ना, सही गढ़ों को चुनना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर ए। पीएससी प्री 2023 का प्रश्न है, और कसम से पीएससी प्री 2023 ना अगड़म बगड़म ही दिया था सब कुछ प्रश्न। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला हम देखेंगे रायपुर के कलचुरी से संबंधित प्रश्न। बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, फिर भी चलिए देख लेते हैं। कलचुरी वंश की रायपुर शाखा के अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? आप उत्तर याद रखिएगा। अमर सिंह। अमर सिंह। ये अमर सिंह जो थे ये अंतिम शासक थे। और प्रथम शासक अगर पूछा जाए तो प्रथम शासक पूछा जाए तो रामचंद्र देव, है ना, और यही संस्थापक भी हैं। ठीक है, संस्थापक। ये प्रथम शासक में भी मिलेगा इसका नाम, रामचंद्र देव का, और संस्थापक में भी। लेकिन अगर शुरुआत पूछा जाए ना, शुरुआत जैसे कि रायपुर शाखा, रायपुर कलचुरियों की शुरुआत, वंश जो है ना, ये इसका नाम आप याद रखिएगा, रायपुर के केशव देव, केशव देव का नाम। ठीक है, तो ये 3 नाम आप याद रखिएगा, जो एकदम फैक्चुअल है। जो वंश जो प्रारंभ हुआ रायपुर के कलचुरियों का, तो वो केशव से हुआ, केशव देव से। और प्रथम शासक हुए रामचंद्र देव, जो संस्थापक माने जाते हैं, जिसको आयोग ने उत्तर लिया है। और अमर सिंह ये अंतिम शासक हैं। ठीक है, ये हौच पौच हो गया यहाँ पे, ये भी अड़गम बगड़म हो गया। ठीक है, क्लीन कर देती हूँ मैं, इतना गंदा नहीं करना चाहिए स्क्रीन को। चलिए अगला देखते हैं। इसका उत्तर है जी, याद रखिएगा, अमर सिंह। ठीक है, इसका उत्तर है अमर सिंह। चलिए यहाँ पे व्याख्या में भी दिया हुआ है, रायपुर कलचुरी के प्रथम शासक रामचंद्र देव थे, जबकि अंतिम शासक अमर सिंह। अगला है, रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा के प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक जी रामचंद्र। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र। सीजीपीएससी प्री 2016 का प्रश्न है। ठीक है, अगला देखते हैं। रायपुर के कलचुरी शाखा के प्रथम राजा कौन थे? इसका उत्तर भी है रामचंद्र। ये सीजीपीएससी एएमओ 2017 का प्रश्न है। अगला देखते हैं। रायपुर की स्थापना किस कलचुरी राजा द्वारा की गई थी? इसका उत्तर भी जी रामचंद्र है। सीजीपीएससी लाइब्रेरियन का 2014 का प्रश्न है। अगला देखते हैं। रामचंद्र देव ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव के नाम पर, ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर शहर की स्थापना की व नामकरण किया। अगला देखते हैं। प्रश्न है, रायपुर शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो इसका उत्तर है ब्रह्मदेव राय, जो भी पिछला व्याख्या हमने पढ़ा। ठीक है, इसका उत्तर है ब्रह्मदेव राय। ब्रह्मदेव राय किसके सुपुत्र थे? रामचंद्र के, रामचंद्र देव के सुपुत्र ब्रह्मदेव राय। ठीक है, और रायपुर शहर को रामचंद्र ने बसाया। ठीक है, ब्रह्मदेव राय के नाम पर। ब्रह्मदेव राय ने नहीं बसाया। ठीक है, ब्रह्मदेव राय ने रायपुर शहर नहीं बसाया, रामचंद्र देव ने बसाया। किसके नाम पर? अपने सुपुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे। तो ये तो मुझे तीनों दिख रहे हैं, चामुंडा सिंह भी है, उमेन सिंह भी है, और अमर सिंह भी है ना। मोहन जो है, मोहन सिंह देव, ये रतनपुर के हैं, रतनपुर शाखा से है।
रतनपुर रतनपुर के कलचुरियों में हम इनका आखिरी नाम देखते हैं मोहन सिंह का, ठीक है, जो गद्दार हुआ करते थे, जिन्होंने मराठों से हाथ मिला लिया था। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक से रायपुर कलचुरी शाखा का वंश प्रारंभ होता है? इसका उत्तर अभी भी मैंने पढ़ा था, बताया था, केशव देव, है ना। ये केशव देव जो थे, ये सबसे पहले राजा, है ना, इनका वंश यहीं से स्टार्ट होता है, केशव देव से। और इनकी जो राजधानी थी वो खल्लारी थी, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं प्रश्न। अच्छा, पिछले वाले प्रश्न में फिर एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ। पहले नंबर पे केशव देव वंश, मैं ना क्रम मैं बता रही हूँ। पहले नंबर पे तो आपको केशव देव देखने को मिलेंगे, दूसरे नंबर पे लक्ष्मी देव, दूसरे नंबर पे लक्ष्मी देव और तीसरे नंबर पे सिंघन देव, है ना। चौथे नंबर पे आपको मिलते हैं रामचंद्र देव, ठीक है। चौथे नंबर पे आपको रामचंद्र देव देखने को मिलते हैं, और यही जो है ना, रायपुर के ये क्या नाम, रायपुर के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हयों की वंशावली का उल्लेख किस शहर के मंदिर के शिलालेख में उल्लेखित है? इसका उत्तर है शिवरी नारायण। अगला हम देखते हैं प्रश्न। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित किया जाता था? तो इसका उत्तर है महाराजकुमार राजा। चलिए अगला देखते हैं। रायपुर के कलचुरी शासक अमर सिंह को मराठों ने जागीर के रूप में निम्नलिखित 3 परगने दिए थे। तो निम्नलिखित 3 परगने दिए थे, वो कौन से परगने थे? रायपुर, राजिम और पाटन, ठीक है। रायपुर, राजिम और पाटन। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, 1750 ईस्वी में मराठों ने रायपुर कलचुरी के अंतिम शासक अमर सिंह को 3 परगने रायपुर, राजिम और पाटन के एवज में 7,000 रुपए वार्षिक भेंट लेकर शासन से अलग कर दिया, ठीक है। 7,000 रुपए वार्षिक भेंट लेकर शासन से अलग कर दिया। चलिए बढ़ते हैं। ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख किस संग्रहालय में संरक्षित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जी नागपुर, ठीक है। ब्रह्मदेव राय का रायपुर शिलालेख नागपुर में संरक्षित है। अगला है, देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित है? ये सीजीपीएससी एआरओ 2022 का प्रश्न है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा खल्लारी। खल्लारी में ब्रह्मदेव राय, जो ये क्या कहना चाहिए, ब्रह्मदेव राय के शासन काल में, है ना, देवपाल मोची जो है, इन्होंने जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, खल्लारी में जो है जगन्नाथ मंदिर, उसका निर्माण कार्य, है ना, निर्माण करवाया। जगन्नाथ मंदिर जो है ये नारायण मंदिर है, ठीक है, याद रखिएगा। देवपाल मोची जो ब्रह्मदेव राय के शासन काल में जगन्नाथ मंदिर बनवाया, जो खल्लारी में है। अगला देखते हैं। इस राज्य की राजधानी में दुधाधारी मठ की स्थापना किसने की? तो दुधाधारी मठ की स्थापना जी यहाँ पे बलभद्र दास ने की थी। किसके शासन काल में? तो जैत सिंह, याद रखिएगा आप, जैत सिंह देव।
जैत सिंह देव के शासनकाल में बलभद्र दास ने दुधाधारी मठ की स्थापना की। दुधाधारी मठ कहाँ पे है? रायपुर में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न है, बाबू रेवाराम के अनुसार रायपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों का उनके शासनकाल के क्रम के सही विकल्प का चयन करें। ये देखिए 2023 पीसीजी पीएससी प्री अगड़म जगड़म प्रश्न पूछे गए थे पिछले साल। देख लेते हैं। मैं इस प्रश्न के आधार पर मैं आपको क्रम बताती हूँ। इस प्रश्न के आधार पर मान सिंह पहले क्रम पे आएंगे, दूसरे नंबर पे चामुंड सिंह देव, तीसरे नंबर पे जैत सिंह देव और चौथे नंबर पे सोमदत्त। ठीक है, तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा 4 1 3 2 है। 4 1 3 2, ठीक, 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे तो प्रश्न हमारे समाप्त हो गए हैं, तो इस वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं और आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप सभी को थोड़ी बहुत मदद मिली होगी। और अगर कोई मिस्टेक होती है और आपको कोई थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी आपके पास होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। गलती होती है तो भी शेयर कीजिएगा, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं। ठंड बढ़ गई है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परमेश्वर आप सभी को सफलता दिलाए। धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।